एक ऐसे पद की कल्पना कीजिए जो पूरे देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च पद है, यानी हेड ऑफ द स्टेट, जिनके पास देश की थल सेना, वायु सेना और नौसेना की सर्वोच्च कमान है। हाँ, और देश के संविधान की सारी कार्यपालिका शक्तियां, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स, सरकार का हर एक बड़ा काम या फैसला जिनके नाम पर लिया जाता है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक की अपॉइंटमेंट जिनके सिग्नेचर से होती हैं। तो पेपर पर देखने से ऐसा लगता है मानो इस पोजीशन पर बैठे व्यक्ति के पास असीम शक्तियां हैं। सही बात है। ये डिस्क्रिप्शन सुनकर किसी को भी यही लगेगा कि ये इंसान दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से पूरे देश की दिशा तय कर सकता है। लेकिन और देखो, यहीं पर हमारे संविधान का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। इतनी विशाल शक्तियां होने के बावजूद रियलिटी ये है कि वो व्यक्ति अपनी मर्जी से एक छोटा सा फैसला भी नहीं ले सकता। एक कदम भी नहीं उठा सकता बिना किसी की सलाह के। एग्जैक्टली। हर एक सिग्नेचर के लिए उन्हें एक एडवाइस की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि ये विरोधाभास क्यों है? एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें सारी पावर देता है और दूसरी तरफ उनके खुद के इंडिपेंडेंट फैसले लेने पर इतनी बड़ी रोक लगा देता है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई गलती या ओवरसाइट नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एक ऐसा सिस्टम जो पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाता है। आप देखें वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आज के इस डीप डाइव में हमें सबसे बड़े पद से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल्स और कुछ बहुत ही क्रूशियल केस लॉज का एनालिसिस करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए इस मिस्ट्री को डीकोड करते हैं। पर इस सुप्रीम पावर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस पद तक पहुंचते कैसे हैं। राइट? तो इसकी शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से। ये आर्टिकल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। बस इतनी सी बात। हाँ, लाइन छोटी है पर इसके पीछे का लीगल फ्रेमवर्क बहुत बड़ा है। फिर आता है आर्टिकल 58 जो क्वालिफिकेशंस तय करता है। रूल्स काफी क्लियर हैं। एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। सही कहा। क्वालिफिकेशंस तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत डीप है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी ना, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था। हाँ, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट और ब्रिटिश मोनार्क का कंपैरिजन किया था ना। एग्जैक्टली। उन्होंने क्लियर किया था कि इंडियन प्रेसिडेंट की पोजीशन अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसी बिल्कुल नहीं होगी। अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन ब्रिटिश मोनार्क जैसी होगी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो सिंपल बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक ऐसी पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहते थे जहां एक नॉमिनल हेड हो जो देश की डिग्निटी और स्टेबिलिटी का सिंबल हो, और उसके पैरेलल में एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड हो, यानी प्राइम मिनिस्टर, जो डायरेक्टली जनता को जवाबदेह हो। बिल्कुल। जरा इमेजिन करो, अगर दोनों के पास रियल पावर्स होती तो पावर के दो सेंटर बन जाते और क्लैश होना तो तय था। और मुझे लगता है इसीलिए इलेक्शन की वो पजल क्रिएट होती है जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। मतलब अगर प्रेसिडेंट देश का सबसे बड़ा पोस्ट है तो उन्हें डायरेक्टली जनता वोट देकर क्यों नहीं चुनती? डायरेक्टली चुनती तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के बराबर ये क्लेम कर सकते थे कि मेरे पास भी डायरेक्ट पब्लिक मैंडेट है। हाँ, फिर दोनों में फाइट होती कि असली बॉस कौन है। इसी क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए आर्टिकल 54 और 55 में एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का मैकेनिज्म बनाया गया। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन के सिस्टम को हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कौन कौन होता है। इसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। राइट। और सारी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी MLAs, वो भी सिर्फ इलेक्टेड वाले। और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पर एक मेमोरी लॉग दे रही हूँ। एग्जाम के लिए इस पॉइंट को परमानेंटली याद रखिए। इस इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालते, और जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं यानी MLCs, वो भी वोट नहीं डालते। इसका लॉजिक बहुत प्यारा है एक्चुअली। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट में, उन्हें खुद प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो अगर वही लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालें तो ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल।
जिसने आपको सीट दी आप उसी को वोट दे रहे हो। ये तो अनफेयर हो जाता। लेकिन ये जो वोटिंग का तरीका है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी STV, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। हाँ, नॉर्मल इलेक्शंस में क्या होता है, हम जाते हैं EVM पर अपने फेवरेट कैंडिडेट का बटन दबाते हैं और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पर प्रेसिडेंट इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। यहाँ बैलेट पेपर पर आपको कैंडिडेट्स को रैंक करना होता है। मतलब मेरी फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट A है, सेकंड चॉइस B है और थर्ड चॉइस C है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि आपका वोट वेस्ट नहीं होता। जब काउंटिंग होती है तो एक कोटा तैयार होता है जीतने के लिए। अगर फर्स्ट चॉइस काउंट करने पर किसी को कोटा नहीं मिलता तो जो लास्ट आता है उससे रेस से निकाल देते हैं। लेकिन जो उस कैंडिडेट को वोट दे चुके थे उनके वोट कचरे में नहीं जाते। उनके बैलेट पेपर पर देखा जाता है कि भाई इनकी सेकंड चॉइस कौन थी, और वो वोट्स बाकी बचे कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। सही पकड़ा। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी एक को मेजॉरिटी कोटा ना मिल जाए। इससे ये श्योर होता है कि जीतने वाले पर्सन के पास ब्रॉड सपोर्ट हो। तो देखो, इलेक्शन तो हो गया, लेकिन जो असल कॉन्फ्लिक्ट हमने शुरू में बात की थी, असली पावर किसके पास है, वो मिस्ट्री अब खुलती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 वर्सेस आर्टिकल 74। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबसे बड़ा ड्रामा है। आर्टिकल 53 बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहता है कि यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में निहित होगी। सारे बड़े काम उनके नाम पर होंगे। सुनने में तो लगता है कि किंग वाली फीलिंग है, पर अगले ही पल आता है आर्टिकल 74 और ये पूरा गेम पलट देता है। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, और प्रेसिडेंट उस एडवाइस के हिसाब से ही काम करेंगे। तो अब सवाल उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हाथ से पावर दी और दूसरे हाथ से वापस ले ली? इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और यहां से लॉ स्टूडेंट्स के लिए केसेस शुरू होते हैं। सबसे पहला है 1955 का राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक सेकंड रुको, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्लैरिफाई किया था कि इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, इसीलिए रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। लेकिन जो केस आपको एग्जाम में डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए, जिसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है, वो है 1974 का शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। सही बात है। शमशेर सिंह केस में कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि प्रेसिडेंट और स्टेट्स में गवर्नर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना काम नहीं कर सकते। कोर्ट ने बड़ा क्लियर बोला कि संविधान में जहां भी सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा है, उसका रियल लीगल मीनिंग है सैटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और एक और केस ऐड कर लीजिए अपनी लिस्ट में, 1971 का UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना मैंडेटरी है। मतलब अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए तो भी पुरानी सरकार एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट चलती रहेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट एक दिन भी बिना एडवाइस के काम नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन ये निकला कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और PM रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो एक कॉमन आदमी तो यही सोचेगा ना कि प्रेसिडेंट बस एक रबर स्टैंप है, सरकार ने जो भेजा बस साइन कर दिया। क्या वाकई ऐसा है? यहीं पर लोग गलती करते हैं। प्रेसिडेंट कोई रबर स्टैंप नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उन्हें कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र दिए हैं, कुछ ऐसी डिस्क्रेशनरी पावर्स दी हैं जो उन्हें एक साइलेंट स्पेक्टेटर से एक पावरफुल गार्डियन बना देती हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि सरकार की ट्रेन में भले ही वो ड्राइवर नहीं हैं, पर उनके पास इमरजेंसी ब्रेक्स जरूर हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनकी वीटो पावर्स। बिल्कुल। जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें वो बिल को असेंट यानी मंजूरी देने से टोटली इनकार कर सकते हैं और बिल वहीं पर डेड हो जाता है। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो। इसमें वो बिल को पार्लियामेंट के पास कुछ सजेशंस के साथ रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। और इसमें एक छोटा सा कैच है, अगर पार्लियामेंट उसी बिल को बिना चेंजेस के दोबारा पास करके भेज दे तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। और हाँ, ध्यान रखना कि मनी बिल पर सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं हो सकता। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पावर, पॉकेट वीटो। ओ, ये मेरा फेवरेट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट को बिल पर कितने दिन में डिसीजन लेना है, टाइम लिमिट है ही नहीं,
और इसी का फायदा उठाकर वो बिल को अपनी पॉकेट में रखकर इनडेफिनेट टाइम के लिए पेंडिंग छोड़ सकते हैं। इसका एक बहुत क्लासिकल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है 1986 में प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर पॉकेट वीटो लगाया था। हाँ, तो उन्होंने ना तो उसे रिजेक्ट किया और ना वापस भेजा, बस अपने पास होल्ड कर लिया और वो बिल कभी एक्ट नहीं बन पाया। लेकिन लीगल एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए यहाँ एक एक्सेप्शन बताना जरूरी है। 24th अमेंडमेंट के बाद ये क्लियर कर दिया गया था कि आर्टिकल 368 के अंडर आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर प्रेसिडेंट वीटो नहीं लगा सकते, उन्हें मंजूरी देनी ही होती है। सही पॉइंट रेज किया आपने। इसके अलावा आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की पावर भी बहुत क्रूशियल है। देखो, अगर एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल के पास है और लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, तो फिर एक अकेले प्रेसिडेंट को लॉ बनाने की पावर क्यों दी? इसको एक सेफ्टी वैल्व की तरह समझो। मान लो कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, अर्जेंट डिसीजन लेना है और उस टाइम पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा, ऐसे में देश रुका तो नहीं रह सकता ना। राइट। तो आर्टिकल 123 का यूज करके प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं जिसकी पावर एग्जैक्टली एक पार्लियामेंट्री एक्ट के बराबर होती है। लेकिन इसके एक एक्सपायरी डेट है दोस्तों। जैसे ही पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होगा, उसके 6 हफ्ते यानी 6 वीक्स के अंदर उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है, वरना वो खत्म हो जाएगा। ये कंडीशन इसलिए है ताकि डेमोक्रेसी बाईपास ना हो जाए। अच्छा, इसके अलावा हंग पार्लियामेंट के टाइम पर भी प्रेसिडेंट का रोल क्रिटिकल हो जाता है। हाँ, जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, उस वक्त कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो होती नहीं जो एडवाइस दे सके, तो प्रेसिडेंट अपने पूरे डिस्क्रिशन से तय करते हैं कि किस लीडर को पीएम बनने के लिए इनवाइट करना है। एक और बड़ी पावर जो 44th अमेंडमेंट ने ऐड की थी वो ये कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। ये पावर प्रैक्टिकली बहुत बड़ी बात है। सोचो, देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड सरकार से कह रहा है कि भाई आपके इस डिसीजन में मुझे कमी लग रही है, प्लीज दोबारा सोचो। एग्जैक्टली ये एक पब्लिक मैसेज चला जाता है कि सरकार कहीं गलती कर रही है। यही सब प्रूव करता है कि वो रबर स्टैंप नहीं है। तो अब तक हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पास की बात की, लेकिन क्या उनके पास जुडिशरी से रिलेटेड भी कोई पावर है? हाँ, आर्टिकल 72 याद करो, पार्डनिंग पावर। क्या देश का प्रेसिडेंट किसी कोर्ट्स के दिए हुए जजमेंट को ओवरराइड कर सकता है? बिल्कुल। आर्टिकल 72 में उन्हें पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन और कम्यूटेशन की पावर्स मिली हैं, यानी सजा पूरी तरह माफ करना, डिले करना या नेचर चेंज करना, जैसे डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलना। लेकिन वेट, क्या वो अपनी खुद की इंडिविजुअल मर्जी से किसी की भी फांसी रोक सकते हैं? अगर सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तय करती है तो यहाँ उनकी इंडिपेंडेंट चॉइस कहाँ है? यहाँ लॉ स्टूडेंट्स को 2 केसेस याद रखने हैं। पहला 1981 का मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पार्डनिंग पावर भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं यूज करते, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से होती है। तो इसका मतलब सरकार अपने किसी भी पॉलिटिकल एलाई को बचा सकती है, उस पर कोई जुडिशियल चेक नहीं है। यही तो ट्विस्ट है। दूसरा केस आता है 2006 का इपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एपी। इसमें कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। यानी अगर पार्डन मालोखेड इंटेंशन से दिया गया है या आर्बिट्रेरी है तो कोर्ट उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उस माफी को कैंसिल भी कर सकती है। बिल्कुल, लॉ के सामने कोई पावर अनचेक्ड नहीं है। ये तो बात हुई दूसरों को बचाने की। अब आते हैं सबसे एक्सट्रीम सिनारियो पर। क्या प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है? यस, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे टफ प्रोसीजर्स में से एक है। पर पता है इसमें सबसे अजीब बात क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें हटाने का सिर्फ एक सिंगल ग्राउंड लिखा है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और मजे की बात यह है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको मानेंगे। ये डिलिबरेट वेगनेस है शायद, पर प्रोसेस इतनी स्ट्रिक्ट है कि इसका मिसयूज होना लगभग इम्पॉसिबल है। देखो, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और उस नोटिस पर हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, तब जाकर तो रेजोल्यूशन इनिशिएट होता है। और पास होने के लिए हाउस के टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं। ध्यान देना, टोटल सीट्स का 2/3। किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये नंबर जुटाना एक नाइटमेयर है। और प्रोसेस वही खत्म नहीं होता। एक हाउस ने पास कर दिया
तो दूसरा हाउस एज एन इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी एक्ट करता है। प्रेसिडेंट वहां खुद या अपने लॉयर के थ्रू अपना डिफेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर दूसरा हाउस भी टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे, तब जाकर उन्हें हटाया जाता है। बाय द वे, इंडिया में आज तक किसी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। थैंक गॉड फॉर दैट। तो हमारे डीप डाइव के एंड की तरफ बढ़ते हुए उस शुरुआती मिस्ट्री का आंसर बड़ा क्लियर हो गया है। इस सेशन के कॉन्सेप्ट्स को लॉक कर लीजिए। इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है आर्टिकल 54 में, वीटो और ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 उनके स्पेशल टूल्स हैं। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में है, जो इपुरु सुधाकर केस के बाद से जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आती है। और शमशेर सिंह केस को तो दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लो। प्रेसिडेंट और काउंसिल की रिलेशनशिप जब भी आए, ये केस टॉप पर आना चाहिए। लॉ स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से 3 मेन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। बिल्कुल। पहला, प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और इलेक्शन पर डिस्कशन, स्पेशली शमशेर सिंह केस के रेफरेंस में। दूसरा, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ रिलेशन। और तीसरा, उनकी वीटो और ऑर्डिनेंस पास का क्रिटिकल एनालिसिस। इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और सेशन खत्म करने से पहले दोस्तों, एक थॉट प्रोसेस छोड़ के जा रही हूँ आप सबके लिए। जरा सोचिए, हाँ, आर्टिकल 61 में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्राउंड है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख दी होती, तो क्या आज प्रेसिडेंट का पोस्ट ज्यादा सिक्योर होता, या फिर उस डेफिनेशन के लूप होल्स निकालकर पॉलिटिकल पार्टीज इस पोस्ट को और कमजोर बना देती? ये सोचने वाली बात है। कभी-कभी लॉ की खामोशी उसके वर्ड से ज्यादा स्ट्रांग होती है। इस पर थोड़ा पॉन्डर कीजिएगा। तो आज के डीप डाइव में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने व्यूज शेयर करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के ऐसे ही इन डेप्थ सेशंस के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में।